ऐसे लोग केवल थोड़े बहुत धन से सहायता कर पाते थे। धीरे धीरे दल का कार्य विस्तार पाने लगा। अजमेर, मेरठ और जयपुर आदि में केंद्र खुल गए। पूना के राजगुरु से भी चंद्रशेखर आजाद का संबंध स्थापित हो गया। इन सब कामों में आजाद को कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी, बरेली के सेठ दामोदर स्वरूप, जयपुर के वैद्य शक्ति नारायण, अजमेर के अर्जुनलाल सेठी, इलाहाबाद के राम रिखामाल सहगल, कानपुर के रामचंद्र मुसद्दी, कैलाश बाबू आदि से पर्याप्त मात्रा में सहानुभूति तथा सहयोग मिला। कानपुर में उनका परिचय विजय कुमार सिन्हा और शिव वर्मा आदि से हो गया था। इन दिनों लाहौर में भगत सिंह के दल नौजवान भारत सभा की बड़ी धूम मची हुई थी। वह संगठन अपनी जड़ें जमा रहा था। उस क्रांतिकारी दल में भगवती चरण वोहरा, सुखदेव, भगत सिंह, धन्वंतरी, यशपाल, दुर्गादास खन्ना, रणवीर आदि खुलकर सबके सामने व्याख्यान देते थे और अपने व्याख्यानों में द्वारा लोगों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उत्तेजित करते थे। वहां एक नेशनल कॉलेज भी खुल गया था। जयचंद्र विद्यालंकर का पूरा सहयोग इन जोशीले नौजवानों के साथ था। इन नवयुवकों को आजाद द्वारा क्रांति दल को पुनः संगठित करने का समाचार मिल गया। भगत सिंह कानपुर आकर आजाद संबंध स्थापित कराए। पंजाब में भी दल का केंद्र नवयुवकों की सहायता से खुल गया। इस प्रकार सन 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद के प्रयास से और भगवती चरण वोहरा, भगत सिंह, सुखदेव, धन्वंतरी, यशपाल, शिवदेव वर्मा, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिन्हा, सुरेंद्र पांडे, राजगुरु पूना, मनिंद्रनाथ फणींद्रनाथ घोष, जोगेंद्र शुक्ला और मनमोहन बनर्जी, जीतन दास, कुंदन लाल, डीवी तिलंग, काशीराम आदि की सहायता से दल का फिर से उत्तर भारत में संगठन सुचारू रूप से खड़ा हो गया। इसका सारा श्रेय चंद्रशेखर आजाद को ही जाता था। उस समय उस दल का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी था। दिल्ली की एक बैठक में भगत सिंह, सुखदेव, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, सुरेंद्र पांडे, ब्रह्मदत्त मिश्र, कुंदन लाल, जयदेव कपूर, फणींद्रनाथ घोष, मनमोहन बनर्जी आदि ने भाग लिया। दल के नाम से समाजवाद का शब्द जोड़ने के लिए भगत सिंह ने आग्रह किया था। इस बैठक में दल ने एक केंद्रीय समिति भी बनाई थी, जिसमें पंजाब से भगत सिंह तथा सुखदेव, उत्तर प्रदेश से विजय कुमार सिन्हा तथा कुंदन लाल, बिहार से फणींद्रनाथ घोष और राजस्थान से कुंदन लाल को शामिल किया गया। आजाद तो कमांडर इन चीफ के नाते सर्वे सर्वा थे। इस तरह दल के केंद्र जगह जगह पर खुलने लगे और सदस्य भी बनने लगे। लेकिन उनके काम के लिए हथियार नहीं थे और हथियार बिना धन के नहीं खरीदे जा सकते थे। दल के लगभग सभी सदस्य पूरे समय दल के कामों में संलग्न रहते थे, लेकिन समस्या धन की अधिक थी, क्योंकि आर्थिक सहायता देने वाले बहुत ही कम लोग थे। इस कमी को कुछ हद तक कम करने के लिए, या फिर यूं कहा जाए कि दल के काम को यथाशक्ति चालू रखने के लिए, चंद्रशेखर आजाद ने निश्चय किया कि दल के किसी सदस्य का उपयोग करके धन की व्यवस्था की जाए, ताकि दल का कार्य वक्ती तौर पर जारी रखा जा सके। चंद्रशेखर ने काफी खोज परख कर योजना बनाकर एक युवक को चयनित किया था जो उनके काम का था। वह सदस्य था कैलाशपति। कैलाशपति उस समय आजमगढ़ के पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर आदि का काम देखता था। चंद्रशेखर ने उससे बुलाकर कहा, कैलाश, तुम किसी दिन मनी ऑर्डर का सारा रुपया लेकर फरार हो जाओ और उस रुपये को मुझे कानपुर लाकर दे दो। ठीक है पंडित जी। कैलाशपति ने आजाद की आज्ञा का पालन किया और एक दिन मनी ऑर्डर से प्राप्त 3,200 रुपए लेकर फरार हो गया। इस रकम में से उसने 500 रुपए अपने माता पिता को भिजवा दिए, जो बेहद गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे थे, और शेष रुपया पंडित जी को लाकर समर्पित कर दिया। उन 2700 रुपए में से कुछ रुपयों ने आजाद ने रिवॉल्वर, पिस्तौल और कारतूस खरीदे। शेष रुपए दल के सदस्यों के रहने के प्रबंध में खर्च कर दिया।
चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर की कूली बाजार में रघुबर दयाल के मकान में एक बम फैक्ट्री खोल ली, जिसमें शिवचरण को बम बनाने के लिए नियुक्त किया। बम के खोल बनना शुरू हो गए। उनका मसाला तथा पिक्रिक एसिड को बनाना जतेंद्र नाथ दास ने सिखा दिया। उन दिनों एक पुलिस ऑफिसर तसद्दुक हुसैन क्रांतिकारियों के विरुद्ध प्रमाण एकत्रित करने के कार्य में जुटा था। चंद्रशेखर आजाद ने सोचा, क्यों ना पहले उसे देशद्रोही को यमपुरी पहुंचाया जाए, परंतु फिर सोचा, इससे क्या होगा, हमारे एक दो साथी फांसी पर चढ़ जाएंगे और तसद्दुक हुसैन का कार्य कोई अन्य व्यक्ति संभाल लेगा। यह सोचकर चंद्रशेखर आजाद ने यह विचार त्याग दिया। ऐसी सोच से तसद्दुक हुसैन का जीवन बच गया, पर चंद्रशेखर के पीछे तो वह हाथ धोकर पड़ा था। जहां भी पुलिस को उनके होने की सूचना मिलती, वहीं पुलिस छापा मार देती। खुफिया पुलिस पर समय उनकी घात में रहती। लेकिन चंद्रशेखर आजाद भी वेश बदलने में इतने कुशल थे कि सरकारी गुप्तचरों की आंख में धूल झोंक कर साफ निकल जाते। उन्हें पकड़ पाना सरल ना था। पुलिस अधिकारियों ने तसद्दुक हुसैन नामक पुलिस ऑफिसर को केवल चंद्रशेखर आजाद को ही पकड़ने के लिए नियुक्त किया था। उसे आजाद को पकड़ने के लिए उन्हें खोजने के अलावा अन्य कोई काम नहीं था। वह छाया की तरह चंद्रशेखर आजाद के पीछे घूमने लगा। इसी दौरान उसका एक बार चंद्रशेखर आजाद से आमना सामना हो गया। चंद्रशेखर ने खतरा भांपने ही अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। यह देखकर तसद्दुक हुसैन कांप उठा। उसकी सांस जहां थी वहीं अटक गई। अपने प्राण बचाने के लिए उसने चुपचाप वहां से खिसक जाने में ही भलाई समझी। उसके बाद जान जाने के भय से उसने फिर पीछा नहीं किया। जब चंद्रशेखर आजाद कानपुर आ गए थे, तब एक दिन आधी रात की समय पुलिस दल ने उनके ठिकाने पर छापा मारा, मगर जब पुलिस घर के भीतर पहुंची तो वहां उन्हें चंद्रशेखर नहीं मिले। आजाद पहले ही वहां से निकल चुके थे। उनके लिए उस ठिकाने का प्रबंध प्रताप नामक समाचार पत्र के संपादक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था। संयोग से उस समय चंद्रशेखर के साथ भगत सिंह भी थे, मगर समय रहते वहां से चले जाने के कारण वे दोनों बच गए थे। उस समय घर में शुक्ला नामक एक क्रांतिकारी युवक मौजूद था। पुलिस को देखते ही शुक्ला चौकन्ना हो गया। पुलिस उसे बंदी बनाना चाहती थी, परंतु शुक्ला ने तत्काल पिस्तौल निकाल ली। यह देखकर पुलिस ने भी अपनी राइफलें तान ली। दोनों ओर से फायरिंग होने लगी। क्रांतिकारी शुक्ला ने कई पुलिस वालों को मार गिराया, किंतु अंत में वह भी एक पुलिस वाले की गोली का निशाना बनकर स्वर्ग सिधार गया। इस घटना ने सारे नगर को शोकाकुल कर दिया। पहले ही पूरे कानपुर में क्रांतिकारी युवक शुक्ला की वीरता का गुणगान था, उस पर उसकी शहादत और भी रंग गाढ़ा कर गई। चंद्रशेखर आजाद व भगत सिंह इस सूचना की खबर पाते ही सतर्क हो गए। अब वे एक जगह पर ज्यादा समय नहीं रुकते थे। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे साइमन गो बैक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।